Hello viewers, good day and Assalamu alaikum. Today we are going to discuss very important topic how to attempt NIBOSH ID1 exam. ये ID1 एग्ज़ाम न्यू सिलेबस आपको मालूम होगा कि नए कोर्स में दो हिस्सों में एग्ज़ाम को डिवाइड किया गया है. पहला है निबोश ID1 एग्ज़ाम जो कि रिटन एग्ज़ाम होता है और दूसरा ID2 रिस्क असेसमेंट. आज का जो टॉपिक हम इसके अंदर कवर करेंगे वो बहुत डिटेल में होगा क्योंकि इसके अंदर अब कमांड वर्ड्स, आउटलाइन, आइडेंटिफाई वगैरह मौजूद नहीं है. इसमें क्वेश्चन जो WH क्वेश्चन है ज़्यादातर उस तरह आगे ये एक्सप्लेन वगैरह जो हम लोगों के लिए एक फॉर्मल प्रोसीजर था पहले भी, जिसके तहत हम एग्ज़ाम दिया करते थे नॉर्मली. दूसरा हिस्सा इसका मुश्तमिल है इस एग्ज़ाम का वो निबोश ID2 रिस्क असेसमेंट के ऊपर है, जिसके ऊपर अगला जो लेक्चर होगा उसमें डिटेल से आपको बताया जाएगा कि आपने रिस्क असेसमेंट को कैसे परफॉर्म करना है, ये कैसे उस रिस्क असेसमेंट को प्रिपेयर करना है. तो आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो हम करेंगे कि कैसे निबोश ID1 का एग्ज़ाम जो है वो आपने अटेम्प्ट करना है. मतलब कि इस तरह से अटेम्प्ट करना है कि आप कम अज़ कम आसानी पासिंग मार्क्स ले सकें. शुरू करते हैं. इसमें हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे कि अब इसके अंदर आउटलाइन, आइडेंटिफाई वगैरह के से स्टार्ट के जो कमांड वर्ड्स हैं वो इसके अंदर इस्तेमाल नहीं होंगे. अब कौन से वर्ड्स इस्तेमाल होंगे नॉर्मली, और ये मोस्टली यही वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं अब तक के जितने भी एग्ज़ाम्स हो चुके हैं नए सिलेबस के तहत. इसमें हमारे पास पांच चीज़ें क्या हैं. अच्छा, इन पांच चीज़ों से पहले मैं आपको एक बड़ी इम्पोर्टेंट दो रीजंस बताता चलूँ कि कैंडिडेट जो है या स्टूडेंट जो है वो निबोश एग्ज़ाम को फेल क्यों करता है. बड़ी कॉमन सी चीज़ें, जिस तरह मेरे तमाम सीरीज जितनी भी लेक्चर्स की रिकॉर्ड हो चुकी हैं या हो रही हैं, मैं बड़े आसान तरीके से चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ, आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे फ़ायदा उठा सकें. अब इतना ज़्यादा पढ़ाने के बाद या लोगों को एग्ज़ाम्स में अपीयर कराने के बाद मेरे पास टेक्निकली दो वजूहात सामने आई हैं जिसकी वजह से कोई भी इंडिविजुअल फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाता या एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट के अलावा वैसे भी क्लियर नहीं कर पा रहा था. दो बातें हैं, मेनली दो बातें हैं. एक, नंबर वन ये है अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज. अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज में क्या है, पहली बात मैं उन प्रोफेशनल्स की करता हूँ जो ऑलरेडी इसकी जॉब कर रहे होते हैं. होता ये है, मैं बिल्कुल क्लियर कट बात बताऊंगा क्योंकि बात मैं अपने पास रख के कुछ हिस्सा उसका आपको बयान कर दूं फिर उसका फ़ायदा नहीं. ठीक है, अब बात मैं पूरी ये करूंगा कि सॉरी टू से बहुत सारे जो प्रोफेशनल होते हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं. ओवर कॉन्फिडेंट किस सेंस में होते हैं, और जी हमने इतना अरसा काम किया ऐसे. ये बात आप अपने जहन से निकाल दें कि निबोश पास करने के लिए, निबोश एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए लाजिम है कि आप इसको बुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इसको रिटन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें. आपकी कैपेबिलिटी पे किसी तरह का भी कोई शक नहीं है. प्रैक्टिकली आप बहुत साउंड होंगे, लेकिन लाजमी नहीं कि आप उतने ही साउंड रिटन हो या आप चीज़ों को डिस्क्राइब करने में हो. फिर एक और इशू क्या आता है, वो हम जी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर है, हमने इतनी बुक्स पढ़ ली हैं, इतनी चीज़ें कर ली हैं, ये दो बुक्स निबोश की हमारे लिए क्या प्रॉब्लम है. और कॉन्फिडेंट नहीं होना. याद रखिएगा कि हर सब्जेक्ट की जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट है. ठीक हो गया. अब लाजिम नहीं है कि जिसने अच्छी जो फिज़िक्स समझ सकता है, अच्छी फिज़िक्स पढ़ सकता है, वो उतनी ही अच्छी केमिस्ट्री
پڑھ سکے, پڑھا سکے یا سمجھ سکے. ہر سبجیکٹ کی اپنی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے, اپنی ایک آپ کہہ سکتے ہیں اٹینشن ہوتی ہے جو آپ نے اس کو دینی ہے, ادروائز وہ آپ کو ٹف ٹائم دے. تو بیسیکلی جو پہلی ریزن سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے لیک آف انڈرسٹینڈنگ ود نالج, کہ نالج سے انڈرسٹینڈنگ نہیں لیتے, ٹھیک ہے, اور اس کی ٹرمینالوجی نہیں سمجھتے. تو اس لیے بہتر یہ ہے بینگ پروفیشنل, بینگ انجینئر, جو بھی آپ اگر اسٹوڈنٹ اور انجینئرنگ کر کے آئے ہیں, آپ پروفیشنل ہے, 10 سال کا ایکسپیرینس ہے, تو اس کو اتنی ہی رسپیکٹ دیں جتنی اس کی ڈیمانڈ ہے. کس لیے؟ کہ پاس کرنے کے لیے. آپ کے پریکٹیکل کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے, لیکن آپ اس بات کو بھی مانیں, یہ بات بھی حقیقت ہے, یہ بات بھی حقیقت ہے کہ آپ کسی بھی صورت نبوش ریٹن ایگزام پریکٹیکل کے پوائنٹ آف ویو سے یا بیہاف پہ پاس نہیں کر سکتے. اس کے بعد دوسری ریزن, پہلی تو یہ ہوگی لیک آف انڈرسٹینڈنگ وتھ نالج ہوتا ہے, جس میں اوور کانفیڈنٹ آ جاتا ہے, اوور کانفیڈنس آ جاتا ہے آپ کا, یا پھر آپ جو ہے نا چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے ہیں, اس کی ٹرمینالوجی سے انڈرسٹینڈنگ نہیں ڈیولپ کرنا چاہتے. دوسری چیز بڑی کامن چیز ہے, میں کوئی ٹیکنیکل بات نہیں کر رہا ہوں, بڑی کامن چیز ہے, وہ یہ ہے کہ جو آپ کے اندر فیئر فیکٹر ہے. فیئر فیکٹر کیا ہے؟ کہ جی یار فیل ہو جائے. اب کیونکہ اس کی فی جو ہوتی ہے وہ پاؤنڈز میں ہوتی ہے, تو وہ کافی ساری فی بن جاتی ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک فیئر فیکٹر ہوتا ہے کہ یار فیل ہو جائیں. تو یار اتنی بات آپ لوگ یہ ذہن نشین کر لیں, اتنی بات سمجھ لیجئے, ڈر کے بھی اگر فیل ہونا ہے تو بغیر ڈرے فیل ہو جائیں. ٹھیک ہو گیا. اب اس کا حل کیا؟ حل یہ ہے, اس کے علاوہ بھی کبھی بھی آپ چیزیں دیکھ رہے ہو, چیزیں کر رہے ہو لائف میں بھی نا, ٹھیک ہے, ہمیشہ پازیٹیو, آپ اپنی طرف سے پازیٹیو رہیں, لیکن اس کا اینڈ رزلٹ دیکھ لیں. اینڈ رزلٹ کیسے دیکھ لیں؟ کہ فار ایگزامپل آپ کو سمجھ آ رہی ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے یار اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ نیبوش میں ہم گئے, انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی, زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ فیل ہو جائیں گے. تو بھائی فیل ہوں گے وہ تو رزلٹ کی بات ہے, آپ وہ سارا ٹائم نہیں ضائع کر دیتے جو پریپریشن کا ٹائم ہوتا ہے, جو انڈرسٹینڈنگ ود نالج کا ٹائم ہوتا ہے, آپ اسی فیئر فیکٹر میں گزار دیتے ہیں کہ یار فیل نہ ہو جائے, فیل نہ ہو جائے, فیل نہ ہو جائے. اس کے بعد وہ ٹائم بھی خراب کرتے ہیں اور آخر میں فیل بھی ہو جاتے ہیں. اس لیے برائے کرم آپ نے یہ کرنا ہے کہ بالکل ریلیکس رہیں. دیکھیں یہ نیبوش کا ایگزام کوئی زندگی کا آخری ایگزام نہیں ہے, نہ ہی ہوتا ہے. مانتا ہوں فی فیکٹر انوالو ہے, لیکن یہ اگر آپ اس کو سوار کر لیں گے تو بھی پرابلم ہے, اگر آپ اس کو جو اس کی امپورٹنس ہے وہ نہیں دیں گے تب بھی پرابلم ہے. تو کائنڈلی آپ نے دو باتیں ذہن نشین کر لیں گے. دو باتیں کون سی؟ نمبر 1 پراپر انڈرسٹینڈنگ آف نالج گین کریں, ٹھیک ہے جی. اس میں کیا ہوگا, آپ انجینئر ہیں, آپ کا 20 سال کا ایکسپیرینس ہے, آپ اس سبجیکٹ کی جو اس کی رسپیکٹ ہے یا جو یہ ڈیمانڈ کرتا ہے وہ اس کو دیں. اور دوسری بات, فیئر فیکٹر ذہن سے, دل سے نکال کے اس کی پریپریشن کریں اور ہول ہارٹڈلی جا کے اس کا ایگزام دیں. امید کرتا ہوں یہ دونوں باتیں آپ کو بڑی سمجھ آئی ہوں گی. اب چلتے ہیں ذرا اپنے اس ٹیکنیکس کی طرف یا ٹپس کی طرف کہ ہم نے کس طرح سے اس کا پیپر سالو کرنا ہے. اب کوسچن ٹائپ جو اکارڈنگ ٹو نیو سلیبس آ رہی ہے اس میں نمبر 1 ہے ہمارے پاس واٹ, نمبر 2 وائی, نمبر 3 گیو, نمبر 4 ایکسپلین اور نمبر 5 لسٹ. یہ 5 طرح کے 5 ٹائپس آف کوسچنز جو ہیں نا یہ اب کے نگوش کے نیو پیٹرن کے ایگزام کے اندر آ رہے ہیں. پہلی چیز وٹ, وٹ ہوتا کیا ہے؟ آپ کوسچننگ میں جب آئے گا تو وٹ ہوتا کیا ہے؟ تو بیسیکلی جب آپ سے چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے, چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے, انفارمیشن کلیکٹ کی جائے گی, ٹھیک ہے, تو وہ پھر وٹ میں کنسیڈر ہوگا. ٹھیک ہو گیا. جب آپ سے چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے, انفارمیشن لی جا رہی ہے تو وہ وٹ میں کنسیڈر ہوگا. وائی, وائی جب بھی آئے گا تو آنکھیں بند کر کے اس بات کا یقین کر لیں کہ وائی سے مراد یہ ہے کہ he is asking for reasons, causes, وجوہات کیا ہیں, ٹھیک ہے.
फॉर एग्जाम्पल समवन, कोई भी बंदा मुझे कहता है आई एम नॉट कमिंग, मैं नहीं आ रहा, मैं उससे पूछूंगा वाई, क्यों? मुझे इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, मुझे रीजन चाहिए यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पर उसको कहूंगा वाई, क्यों। वो समझ जाएगा कि मुझसे कॉज पूछ रहा है, मुझसे रीजन पूछ रहा है। देन नंबर 3, गिव यूज टू आस्क अबाउट मीनिंग इंफॉर्मेशन। गिव का ज्यादातर मतलब यहाँ पे वैसे तो देना होता है, यहाँ पे जो मतलब है वो यहाँ पर है कि आपने इन क्वेश्चंस के अंदर जिस बारे में पूछा जा रहा है उसके बारे में मीनिंग उसको डिफाइन करना है, और डिफाइन इस तरह से करना है कि उसकी डेफिनेशन ही ये बात हमें बतला दे कि उसके अंदर उसकी मिसाल भी मौजूद हो, मतलब हमारा माइंड उस चीज के बारे में क्लेरिफाई कर दे। ठीक हो गया जी। नंबर 4 है, जो क्वेश्चन की टाइप है वो है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन यूज टू मेक समथिंग क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड बाय डिस्क्राइबिंग और गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट इट। एक्सप्लेन में आपने चीज की थोड़ी सी तह में जाना है, उसको इस हद तक बयान करना है कि वो चीज आपकी खुल के सामने आ जाए, वो जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी खुल के सामने आ जाए। ठीक है, तो एक्सप्लेन आप डिटेल में। उसके बाद लिस्ट के बारे में नीबोश के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्ट है। मिसकॉन्सेप्ट क्या है, नॉर्मली हर बंदा कहता है लिस्ट है, चलो जी 1 2 3 करके इस तरह लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपको नीबोश का एग्जाम पास होता कि फिर कहते हैं जी सर लिस्ट का आया था 8 नंबर का, 8 चीजें लिखे हैं फिर भी नंबर नहीं आए हैं, हम फेल हो गए हैं, या इस तरह की चीजें आ गई हैं, तो याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि जो लिस्ट का ताल्लुक है वो नीबोश के अंदर आप लिस्ट तो देंगे लेकिन विद सफिशिएंट डिटेल। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए, जिस अभी क्वेश्चन में आगे सॉल्व भी किया हुआ है, इसके साथ अटैच किया हुआ है, वो कहे जी लिस्ट द की एरियाज which you have to consider in health and safety auditing। अब आप कौन से की एरियाज हैं उनको लिस्ट करें। आप उधर सिर्फ लिख देते हैं जी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। भाई हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी क्या करे, इस्टेब्लिश करें, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी रिव्यू करें, क्या करें। ठीक है, तो वो आपने उसके साथ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक हो गया। अब ये 5 तरह के क्वेश्चन हैं, व्हाट, व्हाई, गिव, एक्सप्लेन और लिस्ट। बात यहीं तक नहीं रुकी, मैंने आगे इन सब जो क्वेश्चंस हैं इन 5 टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, बाकायदा उसके अकॉर्डिंगली, और कितने मार्क्स के क्वेश्चन है ये आपने देखना है। फिर उसके बाद सवाल के अंदर सिर्फ व्हाई, व्हाट, गिव, एक्सप्लेन, लिस्ट नहीं देखना, आगे भी देखना है कि उसकी रिक्वायरमेंट या फोकस किस चीज के ऊपर है। अब जी ये 3 नंबर का सवाल है, why is it a good idea to use a perma-to-work system for some work activities। ठीक हो गया कि ये क्यों अच्छा आइडिया है कि हम परमा-टू-वर्क सिस्टम को काम की जो एक्टिविटीज हैं उनके लिए हम इस्तेमाल करें। अब देखिए ये अब बात मैं जिस तरह बता रहा हूँ डिटेल में 2-4 मिनट एक एक चीज के ऊपर लग रहे हैं, लेकिन आपने पेपर एग्जाम के दौरान थोड़ा तेज होना है और शार्प होना है, और उस दौरान आपने ये डिसीजन फौरी लेने हैं। अब अगर ये 3 नंबर का सवाल है तो मुझे समझ ये आ रही है कि पहली तो बात ये है कि व्हाई इज अ गुड आइडिया परमा-टू सिस्टम का, मुझे थोड़ा सा उसको इंट्रो करवाना पड़ेगा। 1 नंबर का मैं इंट्रो दूंगा, बाकी के 2 नंबर ये हैं कि मैं उसको कोई सॉलिड रीजन दूं। पहला तो इंट्रो हो गया ना कि हम एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, अब 2 सॉलिड रीजन जब तक नहीं दूंगा, क्यों, क्योंकि वाई आ गया, मुझे रीजंस या कॉजेस चाहिए, तो जब तक मुझे रीजंस और कॉजेस नहीं मिलेंगे और एग्जामिनर को नहीं मिलेंगे तो तब तक मेरा पॉइंट क्लियर नहीं होगा, तो वहीं पे वो नंबर मेरे कट डाउन हो जाएंगे। अब मैंने क्या करना है, एक इंट्रो देना है 1 नंबर का, और 2 रीजंस लाजमी देनी है जो सफिशिएंट हो, जो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट हो। ठीक है जी। आंसर से आगे बढ़ने से पहले बड़ी डिटेल में मैं आपको बता दूं एक बात कि होता क्या है कि इसको आप इस तरह लिया करें कि जब आपने समझाना होता है सिर्फ वो नॉर्मल स्कूल टाइप कॉलेज टाइप रट्टा लगा के जवाब नहीं देना होता, आपने हमेशा ये चीज कंसीडर करनी है
कि when you are attempting निबोश एग्जाम, तो आप ये समझें कि अगले वाले को कुछ समझ नहीं है, उसने जो पूछा है उसको पता ही नहीं है, आपने उसका माइंड क्लियर करना है। और जो बंदा अपने बेहतर नॉलेज की बुनियाद पर अगले का एग्जामिनर का माइंड क्लियर कर लेता है, तो वो फिर ज्यादा नंबर ले लेता है और बआसानी पास हो जाता है। और जो बंदा नॉलेज होता है बुक से कॉपी पेस्ट करके भी रटा मार के भी डाल आता है, लेकिन समझा नहीं पाया, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन करने वाले का क्वेश्चन इस तरह है कि वो लाइल्म है, उसको मालूम ही नहीं है। तो आपने जब भी आंसर करना है, आपने ये मेक श्योर करना है कि आप जब ये समझा रहे हैं, ये आंसर दे रहे हैं, तो आप अगले को समझा रहे हैं। वापस आते हैं जी, Why is it a good idea to use a permit to work system for some work activities? 3 नंबर क्या, मैं पहले बता दूं, देखें, permit to work (PTW) is a key part of managing work activities that have inherently higher risk. Inherently मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ बुनियादी तौर पर जिनके साथ। इधर मतलब नहीं बताऊंगा क्योंकि पूरे लेक्चर मैंने उर्दू में बड़ी तरतीब से उर्दू हिंदी में बताए हुए हैं, आपको वहां से सब चीज मिल जाएगी। परमिट टू वर्क का आप टॉपिक निकालेंगे, A to Z सब कुछ मिल जाएगा। Risk are unique aspects that could lead to a higher level of risk than routine or daily work activities. It is supported by other management policies, procedures and processes to regulate our work activities and manage risk. ठीक है जी, ये एक नंबर का है। आप कहेंगे एक लाइन में नहीं होगा, आप उसमें वाई पूछे तो फिर बताना है, उसको रीजन देनी है तो फिर सॉलिड देनी है। The purpose of this PTW document is to provide guidance in confirming. आप confirming आ गए, मैंने C completion का इसलिए बड़ा रखा, आपको आइडिया हो जाए कि किस लिए confirming completion of all defined work activities, notation of the hazards involved and precautions to be taken prior to execution of the work, and आ गया, मतलब पहले उसको मैंने स्टार्ट में इंट्रो दिया, फिर एक रीजन दी, एंड क्या ये बता रहा है कि मैं दूसरी रीजन देने जा रहा हूँ, एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज टू प्रोवाइड अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर ऑल पर्सनल एट द साइट। देखिए जी, 3 नंबर का सवाल, पहला इंट्रो, 2 काजेस, 3 नंबर का सवाल फुलफिल करता है। ठीक है, ऐसा जवाब होगा तो उसी सूरत में ही आपको निबोश के अंदर मार्क्स मिलेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन है वर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? वर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि वर्ड इसके अंदर क्या कह रहा है। कहता है व्हाट आर द वर्ड, मतलब इसको थिंग्स चाहिए, थिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन। व्हाट आर द सम ऑफ द पॉसिबल कॉस्ट टू एन ऑर्गेनाइजेशन फॉलोइंग एन एक्सीडेंट इन द वर्क प्लेस। नॉर्मल सी बात है, जब इसने पॉसिबल कॉस्ट का और 8 नंबर का कहा, तो पॉसिबल कॉस्ट में वर्ड तो समझ आ गया कि पूछ रहा है भाई क्या है। अब पॉसिबल कॉस्ट उसने कहा, तो अब पॉसिबल कॉस्ट ये शो करता है सिर्फ डायरेक्ट नहीं कहा, ना ही सिर्फ इनडायरेक्ट कहा, बल्कि पॉसिबल कॉस्ट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों कॉस्ट इन्वॉल्व होंगी आपकी टू एन ऑर्गेनाइजेशन फॉलोइंग एन एक्सीडेंट इन द वर्क प्लेस। अब वो पूछना ये चाह रहा है कि कॉस्ट क्या है। अब होता क्या है कि हम आंसर शुरू कर देते हैं जी, 8 नंबर का है, 4 डायरेक्ट लिखते हैं, 4 इनडायरेक्ट लिखते हैं। अब डायरेक्ट में क्या लिखेंगे जी? फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। ओ भाई फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या? फर्स्ट एड ट्रीटमेंट प्लान है, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या चीज़ है? तो आपने चीज़ों को थोड़ा एलिब्रेट करना है, थोड़ी इंफॉर्मेशन देनी है। जब आप सिर्फ सीधी लिस्ट लगा के लिखाते हैं, उसका कोई नंबर नहीं है, ये क्लियर कर ले अपने माइंड में, उसका कोई नंबर बनता ही नहीं है। आप लिख देते हैं जी एक कॉस्ट है फर्स्ट एड, क्या फर्स्ट एड कॉस्ट, ठीक है, या आप लिख देते हैं जी प्रोडक्शन टाइम, क्या हुआ प्रोडक्शन टाइम को, बढ़ा है कम हुआ है, कैसे लॉस किया, ठीक है। तो अब व्हाट आर द सम ऑफ द पॉसिबल कॉस्ट टू एन ऑर्गेनाइजेशन फॉलोइंग एन एक्सीडेंट इन द वर्क प्लेस। 8 नंबर का सवाल है, फौरन से ज़हन में आया कि इसको 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे, बिकॉज क्योंकि पॉसिबल कॉस्ट में डायरेक्ट कॉस्ट भी और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी है। ठीक हो गया जी। अब पहले there are many costs of accident which can be divided into direct and indirect cost. Direct cost may include first aid treatment given to the victim, sick pay if they are off work। देखिए पूरी बात बतानी है। Overtime cost incurred to cover their absence, repairs to damaged equipment, lost or damaged product arising from the accident,
lost production time. In the event of a legal action, there may also be fines or compensation payouts. ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया और ये आंसर कंटिन्यू है सेकंड पार्ट. इनडायरेक्ट कॉस्ट में इंक्लूड द टाइम टेकन टू investigate the accident, the cost of additional control measures to prevent reoccurrence and to comply with enforcement notices, cost associated with the training and recruitment of additional employees. अब आप यहाँ पे अगर लिख देते हैं ट्रेनिंग, आप लिख देते हैं रिक्रूटमेंट, तो वो आपके किसी काम की नहीं रहेगी. ठीक है, इनकम्प्लीट बात का कोई नंबर नहीं. There may be a loss of morale in the workforce which could impact productivity, damage to organization's public image or customer relationship. समझ आ गई यहाँ तक बात? नेक्स्ट देखते हैं जी. अभी तक हमने डिस्कस किए थे दो क्वेश्चन, वाई का कर लिया, व्हाट का. अब हम गिव का. गिव में देखें, गिव द मीनिंग ऑफ द टर्म हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट. दो बातें. पहली बात, गिव द मीनिंग, मतलब चाहिए, डेफिनेशन चाहिए ऐसी कि जो हम बताएं तो उसको माइंड क्लियर हो जाए. और किसकी चाहिए? हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट की. नंबर कितने हैं? 2. तो 2 नंबर के लिए 2.5 से 3 लाइंस में हम बात क्लियर कर सकते हैं. कैसे? अब है क्या? A structured, systematic, critical review of independent information collected on the effectiveness and reliability of the organization's health and safety management system and suggested corrective actions. ये आपका हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट है. और 2 नंबर की जब भी आएगी तो इस तरह से एक कम्प्रिहेंसिव, एक जामे किस्म की जो पूरी इंफॉर्मेशन दे रही होगी, ऐसी ही डेफिनेशन आपने किसी भी टर्म की देनी है. देन जी नंबर 4, एक्सप्लेन. एक्सप्लेन नाम से जाहिर है कि आपने बयान करना है, चीज़ों को खोल के बयान करना है. लेकिन चीज़ों को खोल के बयान करते हुए बात याद रखनी है, एक तो आप ज़्यादा भी लेंथी नहीं जाएंगे, इररेलेवेंट नहीं जाएंगे, उसके अलावा रिपीटेशन ना हो. रिपीटेशन क्या, एक ही चीज़ को आप ऊपर कर रहे हैं, एक ही चीज़ को नीचे कर रहे हैं, नंबर नहीं मिलने वाले. ठीक है, फिर आप बेशक किताब ही कॉपी करके आए हुए हो, वहाँ पे नंबर नहीं मिलने वाले. ठीक हो गया. और एक और बात यहाँ पे मैं ऐड अप करना चाहता हूँ, वो ये है कि इंडिविजुअल्स काफ़ी सारे पूछते हैं जी ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इनफ होंगी आंसर करने के लिए, ये जी बुक इनफ होगी आंसर करने के लिए. और नहीं भाई, हेल्थ एंड सेफ्टी सिर्फ निबोश तक महदूद नहीं है. अगर एक चीज़ रेलेवेंट है और वो कहीं से भी आपको मिल रही है और आपके पास इंफॉर्मेशन है और आपके अंदर ये सलाहियत भी मौजूद है कि आप उसको प्रॉपरली इंटरप्रेट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप उसको भी लिखिए, उसके भी नंबर मिलेंगे. ठीक हो गया. आगे जी, एक्सप्लेन हाउ द फाइंडिंग्स ऑफ अ हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट. पहली चीज एक्सप्लेन. फिर फाइंडिंग्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट कैन बी यूज्ड. उसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो किस लिए कैन बी यूज, इस्तेमाल हो सकती है किस लिए? इम्प्रूव हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस. तो वो जवाब आपने इस तरह से और इतना लिखना है तभी इनफ होगा. बड़े स्टैंडर्ड के ऊपर क्वेश्चन बता रहा हूँ, बड़ा ही प्रैक्टिकली और थॉरोली चीज़ों को देखने के बाद मैंने ये चीज़ें डिज़ाइन की हैं, जिसमें मैंने बाकायदा आरआरसी, निबोश या दूसरे जो भी आपके पब्लिशर वगैरह हैं उनकी गाइडलाइंस के मुताबिक ये प्रिपेयर की हैं. आप यकीन जानिए, अगर आप इनको रूल्स को फॉलो करेंगे, इसी तरीके से परफॉर्म करेंगे, इसी तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपका पेपर रह जाए. The findings from a health and safety audit may be used to distinguish areas of compliance with legislation from those areas that do not meet the necessary standard to comply. अब देखें, वर्ड बड़ा जो चुनाव है ना अल्फाज का, जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है बड़ी इंपॉर्टेंट है. अब अगर आप यहाँ लिख देना टू डू नॉट मीट द नेसेसरी स्टैंडर्ड टू लॉ टू फुलफिल, वो नहीं काबिल कबूल भाई. हमें जो वर्डिंग इसकी है, जो इसकी टर्मिनोलॉजी है, वो हमने हर सूरत फॉलो करनी है, आंखें बंद करके. स्टैंडर्ड टू कंप्लाई, द ऑडिट शुड आल्सो आइडेंटिफाई द एरियाज व्हाई नॉन कंप्लायंस एग्जिस्ट एंड the nature of the non-compliance. The audit may also have distinguished areas of strength from area of weakness in the management of health and safety. This may facilitate benchmarking by management with other organizations to ensure
They are managing health and safety responsibilities in line with the industry standard and to assist management to direct often scarce resources where they are most required. The findings from the audit can be communicated to staff to ensure that standards are maintained or improved and to indicate that management is motivated to be proactive in the provision of a safe place of work, keeping health and safety on the business agenda. And audit enables management to follow a program of continual improvement by focusing on eliminating deficiencies. आप देख रहे होंगे कितने टेक्निकल वर्ड का चुनाव किया गया है। आपको मैं श्योरिटी देता हूँ, आप इस तरह से पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आप इस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चंस को आंसर्स करने की कोशिश करते हैं, बिलीव मी आपके माइंड में 45% की फिर सीन नहीं होगा, आप मिनिमम 65 प्लस मार्क्स उसके अंदर अचीव कर सकते हैं। लेकिन क्या है, मेथोडोलॉजी नहीं है जो मैंने आपको बतला दिया बड़ी डिटेल में। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है लिस्ट की एरियाज। अच्छा, इससे पहले मैं दोबारा एक बात बताता चलूँ, आप कहेंगे कि इतनी अंग्रेजी, इतना लंबा चौड़ा काम, इसका मतलब भाई लेक्चर सारे के सारे रिकॉर्डेड हैं। ठीक है, अब आपने हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट का देखना है तो हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिटिंग का मेरा लेक्चर खोलें, एक एक चीज़ मैंने खोल के बिल्कुल आसान अल्फाज में बयान कर दी हुई है, तो आपको वो काफ़ी हेल्प आउट करेगी। पांचवी टाइप जो है वो लिस्ट है, और लिस्ट ही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कराती है, और लिस्ट के 2-3 सवाल आए तो फिर ज़्यादातर चांस फेल ही होने के होते हैं, क्योंकि होता क्या है, लिस्ट हमारा एक रफ कॉन्सेप्ट है, 1 2 3 4 5 6 3 करके ख़त्म, नहीं ऐसा नहीं। लिस्ट में भी आप देखें 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर के क्वेश्चन में आप 10 पॉइंट लिख के आ जाएंगे। आर यू अटेम्प्टिंग ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर? नहीं, ये सब्जेक्टिव टाइप है। इसमें आपको चीज़ें जो लिस्ट करनी है वो सब की सब चीज़ें बड़ी डिटेल में डिस्कस करनी है। ठीक है, अब क्या है, लिस्ट की एरियाज दैट मे बी कवर्ड विद इन हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट में कवर होंगी, मतलब जिनके बारे में जानकारी होगी, जिनके बारे में पूछा जाएगा, जिनको देखा जाएगा और फिर डिसीजन लिए जाएंगे। ठीक है, आप लिख देते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, रिस्क असेसमेंट, ओ भाई क्या करें, वो परफॉर्म करने आए? नहीं, देखें कैसे करना है आपने। द की एरियाज टू बी कवर्ड बाय अ हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट would be the organization's health and safety policy, ensuring that one existed and that it was communicated to employees. The audit should check that roles and अब देखिए health and safety policy ensuring that one existed कि मौजूद है and it was communicated to the employee। देखें इसमें कहा भी नहीं, लेकिन आर्टिकल नंबर 14 C155 की तरफ इशारा भी कर दिया। ये होती है प्रॉपर अटेम्प्ट। ठीक है जी, the audit should check that roles and responsibilities for health and safety have been allocated to individuals and that they have understand their roles. The audit can review risk assessments to ensure they are suitable and sufficient. They are current and actions identified on them on them completed. The audit should ensure there are specific hazards such as manual handling, work at height or the control of substances hazardous to health are appropriately managed। अब appropriately managed वर्ड आया है, मतलब कि मुताबिकत के साथ, कमाकू कि जैसे जिस चीज़ का हक है, यहाँ वो नहीं लिखा है था सूटेबली मैनेज, नहीं, वर्डिंग बड़ी, टर्मिनोलॉजी का ही सारे गेम है इसके अंदर। Auditors can ensure that fire safety is properly managed with emergency procedures in place. Arrangements for first aid can be audited to ensure provision is adequate, as well as auditing arrangements for the control of contractors. Auditors may cover accident reporting both internally within the organization and externally reporting to the authorities. Auditors should review the arrangements for consultation with the organization and ensure that consultation does take place. Auditors can consult maintenance records of machinery to establish that according to machine is maintained, as well as ensuring those machines with the statutory requirement for maintenance are maintained. Auditors should also provide recommendation for improving the existing
سسٹم. یہ اس طرح سے آپ نے جواب دینا ہے. آپ نے زیادہ سے زیادہ نالج گین کریں. اور میں آپ کو بڑی کلیئر کٹ بات بتا دوں, بہت ہی کلیئر کٹ. میں نے آپ کو پہلے بتا چکے, آپ کہیں سے بھی پڑھیں, میرے لیکچر کہیں سے بھی اپیئر ہوں, نو ایشو ایٹ آل. میرے لیکچر سے آپ فائدہ اٹھائیں, ان ٹیکنیک سے فائدہ اٹھائیں, لیکن یاد رکھیے 10 دن 15 دن 20 دن بعد کم از کم جو برٹشرز ہیں ان کے علاوہ کوئی بھی نیشن, خاص کر جو انگلش سپیکنگ نہیں ہے, وہ لوگ نہیں پریپیئر ہو سکتے. ٹھیک ہے, 1 2 3 وہ کیسز چھوڑ دیں آپ کہ جی اس بندے نے 15 دن پڑھا کر لیا, اس نے 20 دن پڑھ لیا. 1 2 3 4 کیسز کو چھوڑ دیں. جب تک آپ اس کو پراپر ٹائم نہیں دیں گے, منیمم 2 months منیمم, تب تک یہ آپ سے کلیئر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اور کچھ کیسز آ جاتے ہیں 1 2 3 ہو جاتے ہیں کلیئر. ٹھیک ہے, انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں پڑھا ہوگا, انفارمیشن ہوگی تب ہوگا, ایسا تکا نہیں لگتا اس کے اندر. ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے جتنا بھی ہے اپنا نالج بالکل مائنڈ میں کلیئر رکھیں. انڈرسٹینڈنگ کیسے کرنی ہے, اٹیمپٹ کیسے کرنی ہے, کتنی دیر میں کرنی ہے, یہ بڑی ڈیٹیل میں نے ابھی آپ کو یہ ڈسکس کی ہے. کس طرح کا کوشچن ہوگا, آنسرنگ کیسے کرنی ہے. تو سب سے زیادہ بات میری انڈرسٹینڈنگ جو ہے یہ اب تک آپ لوگوں کے مائنڈ میں یہی بات آ رہی ہوگی. یہ تو تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے, ڈیفیکلٹ واقعی میں یہ ہے, لیکن اگر آپ جس طریقے سے میں نے آپ کو سمجھا دیا, وہاں پہ پڑھا دیا, زیادہ تر کو بکس بھی ای میل کر دی ہیں, زیادہ سے زیادہ اگر نالج گین کر جائیں گے, یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیں گے, میں آپ کے ساتھ بالکل شیورٹی دیتا ہوں, آپ کے ساتھ پرومس کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا ایگزام کسی صورت نہیں رہے گا. یہ جو اٹیمپٹ کرنے کا تھا اس کے لیے اتنا ہی. بہت جلد آپ کے ساتھ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی, جس کے اندر میں IG2 رسک اسسمنٹ, ٹھیک ہے جی, وہ کیسے بناتے ہیں, اس کا تمام تر کرائٹیریا کیسے میٹ کرنا ہے ہم نے, وہ تمام تر چیزیں بہت ڈیٹیل میں اس سے اگلے لیکچر میں ڈسکس ہوں. اچھا, اب نبوش لیکچرز کی سیریز ختم ہونے کے بعد یا ایگزام ٹیکنیکس کے بعد ختم نہیں ہوا, آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کر لینا. سبسکرائب کرنے کے بعد آپ نے نوٹیفیکیشن لازمی آن کرنے ہیں. جتنی بھی اپڈیٹس آئیں گی, جتنی بھی نئی چیزیں آئیں گی, جتنی چیز میں اب حرف آخر نہیں ہوں, میرے ورڈز لاسٹ نہیں ہیں. مزید جب مجھ میں بھی بہتری آئے گی, میں مزید چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. اس سے ہوگا کیا کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ بھی مزید ڈیولپ ہوگی. ٹھیک ہے جی, تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا. پسند آنے سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ اس کی افیکٹونیس ہو. لائک ہو جانا یہ وہ ایک الگ چیز ہے, وہ میرے الفاظ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ان ٹیکنیک سے, ان ایگزام ٹپس سے کیا ہو کہ آپ کے لیے یہ افیکٹو ہو, آپ کے لیے یہ یوزفل ہو. اگر ان کی یوٹیلیٹی نہیں ہے دین جسٹ لائک, یا میرے ورڈز, میرے اسپیکنگ پاور کو لائک کرنے کا فائدہ نہیں. میں ہوپ کرتا ہوں یہ بہت زیادہ آپ کے لیے افیکٹو ہو. بہت جلد اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے گڈ بائے, اللہ حافظ.